मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते केसेस, एनसीओसी के बड़े अवामी इज्तिमा न करने की तजवीज मंजूर। मार्केटें रात 8 बजे बंद करने की सिफारिश। हफ्ते में एक दिन तमाम मार्केटें बंद रखने की सिफारिश। आउटडोर शादी हॉल्स में तादाद 500 से 300 करने की सिफारिश। खाना बुफे की बजाय पैकिंग में देने की सिफारिशात की गई हैं। एनसीओसी सिफारिशात पर हतमी मंजूरी देगी। आपको बता रहे हैं, मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर एनसीओसी की बड़े अवामी इज्तिमा न करने की तजवीज मंजूर। मार्केटें रात 8 बजे बंद करने की सिफारिश की गई, जबकि हफ्ते में एक दिन तमाम मार्केटें बंद रखने की सिफारिश। आउटडोर शादी हॉल्स में तादाद 500 से 300 करने की सिफारिश पेश की गई है। आपको बता रहे हैं, अहम खबर के हवाले से मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर एनसीओसी की बड़े अवामी इज्तिमा न करने की तजवीज मंजूर। मार्केटें रात 8 बजे बंद करने की सिफारिश। हफ्ते में एक दिन तमाम मार्केटें बंद रखने की सिफारिश की गई। आउटडोर शादी हॉल्स में तादाद 500 से 300 करने की सिफारिश की गई। खाना बुफे के बजाय पैकिंग में देने की सिफारिशात की गई हैं। एनसीओसी सिफारिशात पर हतमी मंजूरी देगी। आपको बता रहे हैं, मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते केसेस के हवाले से वजीर आजम की जेर सदारत कौमी राबता कमेटी का इजलास हुआ। एनसीओसी की बड़े अवामी इज्तिमा न करने की तजवीज मंजूर की गई। मार्केटें रात 8 बजे बंद करने की सिफारिश पेश की गई। हफ्ते में एक दिन तमाम मार्केटें बंद रखने की सिफारिश, जबकि आउटडोर शादी हॉल्स में तादाद 500 से 300 करने की सिफारिश की गई। खाना बुफे की बजाय पैकिंग में देने की सिफारिश की गई है। एनसीओसी सिफारिशात पर हतमी मंजूरी देगी। एनसीओसी सिफारिशात पर हतमी मंजूरी देगी। खाना बुफे की बजाय पैकिंग में देने की सिफारिश की गई है। 30 नवंबर को शहर औलिया में पीडीएम का जलसा होगा या नहीं, एनसीओसी के बड़े अवामी इज्तिमा न करने की तजवीज मंजूर कर ली गई। कोरोना के बाद बड़े अवामी इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी गई। जिला इंतजामिया मुल्तान ने कला कोहना कासिम बाग में पीडीएम जलसे की इजाजत दी थी। वजीर आजम इमरान खान ने भी जलसा न करने का ऐलान किया। कहते हैं कि दूसरों से भी कहेंगे कि जलसा ना करें। उस सूरत हाल में आपको अपडेट करेंगे। 30 नवंबर को शहर औलिया में पीडीएम का जलसा होगा या नहीं, एनसीओसी के बड़े अवामी इज्तिमा न करने की तजवीज मंजूर हो गई। कोरोना के बायस बड़े अवामी इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी गई। जिला इंतजामिया मुल्तान ने कला कोहना कासिम बाग में पीडीएम जलसे की इजाजत दी थी, जबकि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने भी जलसा न करने का ऐलान किया। कहते हैं कि दूसरों से भी कहेंगे कि जलसा ना करें। तो आपको बता रहे हैं, एनसीओसी के बड़े अवामी इज्तिमा न करने की तजवीज मंजूर हो गई। कोरोना के बाद बड़े अवामी इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी गई है। ज़रा इंतजामिया की जानिब से आपको बता रहे हैं कि इजाजत दी गई थी। किला कोना कासिम बाग में पीडीएम के जलसे के हवाले से वजीर आजम इमरान खान ने भी जलसे न करने का ऐलान किया। कहते हैं दूसरों से भी कहेंगे कि जलसे न करें। आपको बताते चलें कि अवामी इज्तिमा न करने की तजवीज मंजूर हुई है। एनसीओसी के इजलास में कोरोना के बायस बड़े अवामी इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी गई। जिला इंतजामिया मुल्तान ने किला कोना कासिम बाग में पीडीएम जलसे की इजाजत दी थी। वजीर आजम इमरान खान ने भी जलसे न करने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं दूसरों से भी कहेंगे कि जलसे ना करें। इसी बारे में मजीद बात करेंगे वसीम शहजाद से। वसीम, कहिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, एनसीओसी का जो आज इजलास हुआ उसके मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते हुए खदशात के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से ये ऐलान भी किया गया कि जो जलसे हो रहे हैं उनको मनसूख किया जाए, और अगर कोई बहुत अहम कराना भी है तो उसके लिए 300 लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, जिनके दौरान जो है कोरोना और समाजी फासले का भी खास ख्याल रखा जाएगा। लेकिन मुल्तान में भी पीडीएम का जो जलसा है वो मनसूख होने के चांसेस जो हैं वो देखे जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जलसा तो होना था लेकिन उसकी तैयारियां भी उरूज पर हैं। लेकिन जो एनसीओसी का फैसला सामने आया है, इससे जो कुछ लवाजमात हैं उसमें कुछ तरमीम जो होने जा रही है। इस वक्त हमारे साथ जिले सदर मौजूद हैं बिलाल भट्ट, इनसे जानेंगे। बताइएगा, हुकूमत की जानिब से बढ़ते हुए कोरोना के केसेस के नज़र ये फैसला एनसीओसी ने दिया है कि जो जलसे हो रहे हैं उनको मनसूख किया जाए। पीटीआई अपने जलसे भी कुछ मनसूख कर रही है। ये जो मुल्तान में जलसा होना जा रहा है पीडीएम का, क्या समझते हैं कि जलसा
ہوگا, اور اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کورونا SOPs کا بھی ہم نے خاص خیال رکھنا ہے, کیا کہیں؟ دیکھیں, ہمارا یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم نے 30 نومبر کو اسی مہینے میں PDM کے ذریعے تمام ملتان میں قلعہ کونا قاسم باغ پر جلسہ منعقد کرنا تھا, اور ہم ابھی تک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. آج جو فیصلہ ہوا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے جو کیا ہے, عمران خان نے, اس کے پیچھے ان کی بدنیتی بھی شامل ہے. وہ اتنے خوفزدہ ہوئے ہیں ان جلسوں سے, اپوزیشن کے, بالخصوص مریم نواز شریف صاحبہ کے بیانیے سے اور مسلم لیگ کے اتنے بڑے اجتماعات سے اور پیپلز پارٹی کے اجتماع سے, کہ وہ خوفزدہ ہیں. اس کا میں کوئی ثبوت یہ دیتا ہوں کہ انہوں نے کل جو الیکشن ہوا گلگت بلتستان میں, اگر کرونا پھیل رہا تھا اتنی تیزی کے ساتھ, تو پھر یہ کل الیکشن کو ہونا ضروری تھے, اس کو چند دن منسوخ نہیں کیا جا سکتا تھا. تو جب ان کا اپنا ایک مقصد پورا ہو گیا گورنمنٹ آف پاکستان کا, عمران خان کا, کہ انہوں نے وہاں دھاندلی بھی کر لی, وہاں سب کچھ کر لیا, ہمارے کینڈیڈیٹ کو ہروایا, اب جب ان کا مقصد پورا ہو گیا, وہاں ان کی حکومت بننے جا رہی ہے, تو اب انہوں نے ایک ریسٹرکشن لگا دی کہ چونکہ PDM جو ہے پورے ملک میں جلسے کر رہی ہے, اب ان کو کس طریقے سے روکا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو آرڈر کیا ہے, یہ آرڈر ان کا بدنیتی پر مبنی ہے, اس کے پیچھے الٹیریئر موٹیو ہے ان کا. یہ چاہتے ہیں کہ یہ جلسے نہ ہوں. تو بہرحال ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے, ہماری کیا پارٹی قیادت جو فیصلہ کرے گی اس حوالے سے اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. ابھی بی بی مریم صاحبہ نے اور بلاول صاحب نے اکٹھے ہونا ہے, وہاں پہ میٹنگ ہونی ہے پارٹی کی, تمام بڑی پارٹیز کی, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی. تو جو فیصلہ کریں گے ہم سب کے لیے قابل قبول ہوگا. لیکن یہ جو حکومت کر رہی ہے وہ غلط کر رہی ہے. اس طرح مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنی جو نالائکیاں ہیں, جو نااہلیاں ہیں, ان کو چھپانے کے لیے آپ جلسوں پر پابندی لگا کے عوام کا. بتائیے گا کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ساتھ ساتھ جو PTI ہے اس کے بھی کچھ جلسے ہونے تھے, وہ بھی تو اپنے جلسوں کو منسوخ کر رہی ہے, اس حوالے سے کیا؟ ان کے کوئی جلسے نہیں ہونے تھے, انہوں نے ایک شیڈول دیا تھا, چونکہ ان کی یہ پلاننگ تھی, ان کی ایک سازش تھی کہ ہم اس کو اس طرح. اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ 30 نومبر کو شہر اولیا میں PDM کا جلسہ ہوگا یا نہیں. NCOC کی بڑے عوامی اجتماعات نہ کرنے کی تجویز منظور. کورونا کے باعث بڑے عوامی اجتماعات پر پابندی لگا دی گئی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سینئر نائب صدر جنوبی پنجاب خواجہ رضوان عالم نے. ان سے جانیں گے کہ پیپلز پارٹی کا اگلا لاہے عمل کیا ہے. شکریہ سر آپ کے وقت کا. کہیے گا, بڑے فیصلے کیے گئے ہیں NCOC کے اجلاس میں, کیا سمجھتے ہیں یہ اچانک فیصلہ آنا, کیونکہ PDM کے جلسے بھی کامیاب ہو رہے تھے, کیا حکومت بخلاہٹ کا شکار ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت بخلاہٹ کا شکار ہے, اور ہمیں توقع بھی تھی کہ حکومت جو ہے میدان میں مقابلہ کرنے کی بجائے راہ فرار اختیار کرے گی. وہی ہوا جو کہ ہم سمجھ رہے تھے. اصل میں کہ 2018 میں جو انہوں نے دھاندلی کی تھی, جس کے بنیاد پر سلیکٹڈ وزیر اعظم ہم نے پارٹی نے انہیں قرار دیا تھا, آج وہی فلم دہرائی گئی ہے گلگت بلتستان کے الیکشن میں. اب وہ اس دھاندلی کے بعد وہ مزید جو ہے ہمارا مقابلہ کرنے سے گھبرا رہے تھے. انہوں نے کورونا کا سہارا لیا اور میدان سے راہ فرار اختیار کی. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی میزبان ہے جو اس جلسے کی, وہ ہر صورت میں اس جلسے کا انکار کرے گی. اگر انہوں نے ہمیں کسی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو ہم جنوبی پنجاب کے ہر شہر کو نہ صرف بلاک کریں گے, اور ہر شہر پر, چاہے وہ قومی ہو چاہے وہ صوبائی ہائی وے ہو, ہم اس پر جو ہے اپنے جلسے کا اور احتجاجی مظاہرے کا اہتمام کریں گے. احتجاجی مظاہرے کا اہتمام کریں گے. خواجہ صاحب یہ کہے گا کہ آج NCOC کی جانب سے بڑے فیصلے سامنے آئے ہیں, اور NCOC کی بڑی عوامی اجتماعات نہ کرنے کی تجویز بھی منظور کر لی گئی ہے. تو آپ نے کہا کہ آپ جلسے کریں گے, تو کس طرح سے کورونا SOPs اس پہ عمل درآمد کروایا جائے گا آپ کی جانب سے, کارکنان کی جانب سے؟ SOPs کی تو ہم نے پہلے گجرات والے بھی جلسے میں عمل درآمد کرایا ہے, اور کوئٹہ میں بھی کرایا ہے, اور کراچی میں بھی کرایا ہے, اور ملتان میں بھی کرائیں گے. لیکن جو ہے یہ ہمیں ڈرانے کے لیے, قوم کو خوف زدہ کرنے کے لیے, اور سیاسی میدان میں مقابلہ سے بھاگنے کے لیے یہ کورونا کے اعداد و شمار جو ہے غلط بتائے جا رہے ہیں. حقیقت نہیں ہے. حقیقت میں باقی رہا SOPs کے تحت, اس کے تحت تو ہم پابند ہیں. ہم تحریر دینے کے لیے بھی تیار ہیں, اور تحریر دے بھی چکے ہیں کہ جس طریقے سے ہمیں انتظامیہ کہے گی اس پہ ہم سختی سے عمل درآمد کریں گے, کیونکہ ہم اپنی بھی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کی بھی حفاظت کرنا چاہتے ہیں. اچھا, یہ بھی کہیے گا خواجہ رضوان عالم صاحب, اگر انتظامیہ یہ کہے گی کہ جلسے کی اجازت نہیں ہے, تو اس صورتحال میں آپ کا لاہے عمل کیا ہوگا؟ لیکن یہ تو انہوں نے گجرات میں بھی یہ موقف اپنایا تھا, گرفتاریاں بھی کی تھیں, راہ میں رکاوٹیں بھی کھڑی کی تھیں, اور یہی کردار اور عمل جو ہے انہوں نے کوئٹے میں بھی کیا تھا. لیکن جلسہ گجرات والے میں بھی ہوا تھا, اور جلسہ کوئٹے میں بھی ہوا تھا, اور جلسہ ملتان میں بھی ہوگا. جلسہ ملتان میں بھی ہوگا. خواجہ صاحب یہ بھی کہے گا, لیکن اب تو وزیر اعظم صاحب کی جانب سے بھی بیان آیا, انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ بھی جلسے نہیں کریں گے.
नहीं, उन्हें तो पता है कि उनके जो जलसे में आदमी लाए जाते हैं वो अवाम अपनी मर्जी से नहीं आते, वो तो सरकारी मुलाजमीन का इज्तिमा होता है या जबरदस्ती में लाया जाता है मुकामी इंतजामिया की तरफ से। वो अवामी इज्तिमा तो होता नहीं है, इसलिए वो जज्बात से यारी होता है। वो मुर्दा बन के बैठे होते हैं, वो खिताब सुनते हैं ना, अपनी जज्बात की वापसी पे कोई अक्कासी करते हैं। वो तो सिर्फ एक मुर्दा जान लोग बैठे होते हैं, फिर वहाँ जिनकी हाजिरी लगती है वही वहाँ हाजिरीन की शूरत में वहाँ मौजूद होते हैं। तो उन्होंने एक मकसद को सियासी मैदान में मुकाबला अगर करना था तो 15 तारीख से जो है गिलगित बल्टिस्तान के इलेक्शन से पहले लगाते। वहाँ तक दो रोज पहले तक तो वहाँ कोरोना नहीं था मुल्क में, तो इतनी अदालत शुमार कैसे आ गया कि इस पर पाबंदी लगाने की जरूरत पड़ गई है। ठीक है, एसओपीज पर अमल करते हुए जलसा करेंगे और इंतजामिया जिस तरह से इजाजत देगी उसी तरह से जलसा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। सीनियर नायब सदर जनूबी पंजाब ख्वाजा रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद थे। आपको बता रहे हैं 30 नवंबर को शहर औलिया में पीडीएम का जलसा होगा, ये कहना है सीनियर नायब सदर जनूबी पंजाब ख्वाजा रिजवान आलम का। एनसीओसी के बड़े अवामी इज्तिमात न करने की तजवीज भी मंजूर की गई है। कोरोना के बायस बड़े अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई। ज़िला इंतजामिया मुल्तान ने किला कोना कासिम बाग में पीडीएम जलसे की इजाजत दी थी। वजीर आजम इमरान खान ने जलसे न करने का ऐलान कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के साबिक एमएनए अब्दुल गफ्फार डोगर के खिलाफ एंटी करप्शन में दायर मुकदमा अदालत ने खारिज करके रिहाई का हुक्म दे दिया। अदालत के बाहर लीगी कारकुनान का जश्न मनाया गया। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में लीगी साबिक एमएनए अब्दुल गफ्फार डोगर को एंटी करप्शन अदालत ने मुकदमा खारिज करके रिहा करने का हुक्म दे दिया। बख्तरबंद गाड़ी में पुलिस की सिक्योरिटी के साथ अब्दुल गफ्फार डोगर को एंटी करप्शन अदालत में लाया गया। स्पेशल जज आसिफ मजीद अवान ने एंटी करप्शन के वकला के दलाइल पर अदम एतमानान का इजहार किया। रिहाई का हुक्म देते हुए अदालत में ही हथकड़ियां खुलवा दी। साबिक एमएनए अब्दुल गफ्फार डोगर की रिहाई के बाद कहते हैं, आजाद अदलिया के होने पर खराजे तहसीन पेश करता हूँ। आज हक और सच की फतह हुई। ये गिरफ्तारी शाह महमूद कुरैशी और डीसी के गठजोड़ से हुई। शाह महमूद कुरैशी और डीसी को बताना चाहता हूँ कि इस तरह के हथकंडों से आवाज को नहीं दबाया जा सकता। हल्के की गयूर अवाम को दिल की अताह गहराइयों से खराजे तहसीन पेश करता हूँ। पहले इरादा था मुल्तान के जलसे में 10,000 लोग लेकर जाऊंगा, लेकिन अब 20,000 के साथ जाऊंगा। पहले मैं नवाज शरीफ के साथ 100% था, अब 1000% हूँ। कि पहले मेरा प्रोग्राम था 10,000 बंदा लेके आने का, अब इंशाल्लाह 20,000 बंदा लेकर आऊंगा। और जिस तरह से उन्होंने कोशिश की इन ओछे हथकंडों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किसी भी कारकुन को, वर्कर को, ओहदेदार को नहीं झुकाया जा सकता। अब्दुल गफ्फार डोगर के वकला के पैनल का कहना था कि मुकदमा जल्दबाजी में बनाया गया, जिसमें कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने हमारे दलाइल से इत्तफाक करते हुए मेरिट पर फैसला सुनाया है। अगर तुम्हारा जो एक्स ऑफिशियो डिप्टी कमिश्नर साहब है जिसने ये पर्चे का ऑर्डर दिया है, कोई परमिशन भी नहीं ली, इंक्वायरी नहीं की, अगर इंक्वायरी कर लेता तो बहुत जरूरी था। तो इससे ये साबित हुआ कि गैर कानूनी तरीके से सारी कार्रवाई की है। साबिक एमएनए की रिहाई के बाद लीगी कारकुनान ने खुशी में नारेबाजी की, एंटी करप्शन की जानिब से दायर मुकदमा की मजम्मत की। ओहदेदारान में साबिक एमएनए शेख तारिक रशीद, साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल वहीद अराई, एडवोकेट बिलाल भट्ट, अतर मुमताज, मुनव्वर एहसान कुरैशी, राना सिराज इकबाल, राव मुस्तकीम समेत वकला और कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। आज का जो फैसला है ये हक और सच की फतह है। अदालती फैसले ने साबित किया है कि जजेस हमारे जो हैं बड़ा पढ़ते हैं और उनका एक विजन है। वाज़ेह रहे कि करप्शन, जेल साजी और गैर कानूनी कब्जा के इल्जाम में साबिक लीगी एमएनए अब्दुल गफ्फार डोगर को गुज़िश्ता रोज एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया था, जिसमें डिप्टी कमिश्नर की जानिब से एक कनाल एक मरला पर मुश्तमिल घर पर गैर कानूनी कब्जा करने का रेफरेंस भिजवाया गया था। अदालत से रिहा होते ही मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर का कहना है कि 30 नवंबर को मुल्तान में होने वाले जलसे में अवाम का समंदर ले जाकर हुकूमत को सरप्राइज देंगे। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ माहिर इमरान, मुल्तान। सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक के सहूलत बाजारों के दौरे, अशिया जरूरिया की फराहमी और कीमतों का जायजा लिया। अली रियाज की रिपोर्ट।
रिपोर्ट देखिए। सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक के हमरा मदनी चौक और मुमताजाबाद के सहूलत बाजार का दौरा किया। सहूलत बाजारों में आटा, चीनी और दीगर अशिया जरूरिया की दस्तयाबी का जायजा लिया। सूबाई वजीर तवानाई का कहना था कि सहूलत बाजारों में आटा, चीनी और दीगर अशिया वाफिर मिकदार में मौजूद है। हुकूमत ने गंदुम और चीनी दरआमद करके किल्लत का खात्मा कर दिया। अवाम को रिलीफ फराहम करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। किसी जगह पे कोई सहूलत बाजार ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आटा और चीनी दस्तयाब ना हो। इवन आम मार्केट्स में भी अवेलेबल है। और जो पैनिक बाइंग एक दफ़ा शुरू हुई थी वो भी अब खत्म हो गई। अब यहाँ पे खरीदने वाला कोई नहीं है। आटा यहाँ से वापस बच कर जाता है। डीसी मुल्तान कहते हैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को रेट लिस्ट आवेजा न करने वालों को गिरफ्तार करने की हिदायत दी गई है। ओपन मार्केट में अशिया जरूरिया की मुकर्ररा कीमतों पर फरोख्त यकीनी बनाई जा रही है। बाजार में कीमतें जो है डीसी नोटिफाइड रेट से भी कम अवेलेबल हो। चीनी और आटे के हवाले से जिस तरह कुछ दिनों में एक पैनिक बाइंग की वजह से इशू बन गया था, उसको कंट्रोल कर लिया गया है। मुल्तान में किसी हवाले से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। स्टॉक डेटा भी हम मेंटेन कर रहे हैं। शहरियों का कहना था कि सहूलत बाजार में अशिया जरूरिया की कीमत से मुतमईन है। शहर में मजीद सहूलत बाजार भी बनाए जाए। सूबाई वज़ीर तवानाई और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने मुल्तान शहर के मुख्तलिफ सहूलत बाजारों का विजिट करते हुए खुसूसन जो सब्जियों की कीमतें फरोख्त है उस पर इत्मीनान का इजहार किया। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अली रियाज, मुल्तान। रहीमिया खान में हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत बच्चों में सीरत नबी पर क्विज मुकाबलों का इनेकाद किया गया। क्विज के मुकाबलों में दानिश स्कूल बॉयज और गवर्नमेंट हाई स्कूल ने पहली पोजीशन हासिल की। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात के आगाज में जिना हाल में क्विज मुकाबलों का इनेकाद कराया गया। क्विज मुकाबलों में स्कूलों और कॉलेजेस के तलबा ने शिरकत की। क्विज मुकाबले डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने भी देखे। बच्चों से प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुतालिक सवालात भी पूछे गए। अबू लहब की किस लौंडी ने हुजूर अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया था? सुवैबा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, जवाब दुरुस्त है। तो उस लौंडी का नाम सुवैबा था। पहले मुकाबले में दानिश स्कूल बॉयज पहली, गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज सक्खर अड्डा की दूसरी और गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद कॉलेज ने तीसरी पोजीशन हासिल की। दूसरे मुकाबले में गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल की पहली, कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल की दूसरी और गवर्नमेंट गर्ल्स किनाल स्कूल और शाहघर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जो उस्तादा ने जो मेहनत की वो कारसाज है, जो उन्होंने मेहनत की हम पर, आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं कि आज हम अव्वल पोजीशन ली हमने, तो इसमें सारा क्रेडिट हमारे उस्तादा को जाता है। बहुत ज़्यादा क्रेडिट आज के इस प्रोग्राम को मिलता है जिसमें डिफरेंट कॉम्पिटिशन कराए गए हैं। बच्चों का कॉम्पिटिशन में कॉन्फिडेंस ज़्यादा हुआ है और इसके साथ साथ ही अब इस तरह के और होने चाहिए। ACRH रियासत अली का कहना था कि शान रहमतुल आलमीन मनाया जा रहा है, जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उनकी सुन्नत को उजागर किया जा रहा है। आज क्यूज जो सीरत और नबी के हवाले से क्यूज कंपटीशन था और ये ही हफ्ता कल नात शरीफ का कंपटीशन होगा और ये 22 नवंबर तक इसी हाल में कंटिन्यू होगा। शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत नात, तकरीर, मज़मून नवेसी, महफिल समा, उलमाए मशाइख कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया जा रहा है। मियांवाली में जर्नल बस स्टैंड मसाइल का गढ़ बन गया। कीचड़ के बायस लोगों का फिसलना मामूल बन गया। शहरियों का कहना है कि बस स्टैंड आने वाले मुसाफिर और शहरी मुश्किलात से दो चार रहते हैं। अख्तर मजाज की रिपोर्ट। मियांवाली जनरल बस स्टैंड में बारिशी पानी जमा होने से शहरियों और मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। शहरियों ने बताया कि बस स्टैंड आने वाले मुसाफिरों के कपड़े खराब होना मामूल बन चुका है। कीचड़ के बायस कई लोग गिरकर जख्मी भी हो चुके हैं, लेकिन इंतजामिया की इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। थोड़ी जी बारिश होती है, ना बिजली है, ना वाटर सप्लाई है, ना कोई पानी की निकासी का टाइम है, ना सवारी के बैठने की जगह है इधर। शहरियों ने बताया कि अड्डा मालकान ही बस स्टैंड की हालत दुरुस्त नहीं होने देते। बस स्टैंड का तामीराती काम शुरू होने लगता है तो दुकानदार अदालती स्टे ले लेते हैं, जिनकी दुकानें सीवरेज पाइपलाइन के रास्ते में आती हैं। साल से अड्डे की नई तमीर की बात हो रही है, लेकिन जब भी कोई काम करने के लिए आगे बढ़ता है तो यहाँ पे अड्डे पे जितने लोग हैं वो स्टे ले लेते हैं, अड्डे का काम नहीं होने देते हैं। लिहाजा हम कहेंगे कि यहाँ के DCO साहब इसको सख्ती के साथ एक्शन लें और अड्डे की तामीरात करें। शहरियों ने इल्जाम लगाया है कि दुकानदारों की इंतजामिया के साथ मिली भगत है, जिसकी बुनियाद पर सरकारी अराजी पर दुकानें बनाकर कई सालों से बिना किराए के बैठे हैं। जनरल बस स्टैंड किसी भी शहर के माथे का झूमर होता है, लेकिन मियांवाली जनरल बस स्टैंड की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ
اختر مجاز میاں والی۔ اور سرگودا میں گورنمنٹ فروغ تعلیم گرلز ہائی اسکول میں طالبات کے تیار کردہ سائنسی ماڈلز کی نمائشی سجائی گئی۔ طالبات نے ریسائیکلڈ مٹیریل کو استعمال کرتے ہوئے ماڈلز پیش کیے۔ سرگودا میں گورنمنٹ فروغ تعلیم گرلز ہائی اسکول میں طالبات کے تیار کردہ سائنسی ماڈلز کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ طالبات کی جانب سے ریسائیکلڈ مٹیریل کو استعمال کرتے ہوئے 42 ماڈلز پیش کیے گئے۔ اس موقع پر اسکول لائزن ہیڈ ملک محمد ریاض، اسکول پرنسپل نبیلہ اشرف، اسکول اساتذہ اور فیکلٹی ممبران سمیت طالبات اور والدین نے شرکت کی۔ طالبات کا کہنا تھا کہ سائنسی علوم کے تحت ان ماڈلز میں مختلف پہلوؤں پر کام کیا گیا ہے۔ آج ہمارے اسکول میں ایگزیبیشن تھی، بہت سے بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا، میں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا، لیکن میں نے فرسٹ پوزیشن لی۔ آج کے جو میرے ماڈل کا نام تھا وہ پولیوشن تھا، مجھے بالکل امید نہیں تھی میں فرسٹ آ جاؤں گی، بٹ لکیلی میں آ گئی، سو آئی ایم ویری ہیپی۔ جدید سائنسی ریسرچ پر مبنی ماڈلز کی تیاری طالبات کی صلاحیتوں کو نکھارتی ہے۔ یہ جو ایگزیبیشن ہوئی ہے اس میں بچوں کے اندر بہت سی انوویشن آئی ہیں اور ہر بچے نے اپنے جو ہے نا لو کاسٹ میٹیریل کے ذریعے بہت اچھے آئیڈیاز جو ہے نا وہ فلوٹ کیے ہیں اور ہمارا مستقبل روشن ہاتھوں میں نظر آ رہا ہے۔ یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ اچھے سائنٹسٹ بنیں گے، اچھے ریسرچ اسکالر بنیں گے اور ان کے اندر اورینٹڈ مائنڈ بنے گا اور یہ بچے جو ہے انشاءاللہ فیوچر کے جو ہے نا دمکتے ستارے بنیں گے۔ اسکول اساتذہ کی جانب سے طالبات کو داد دی گئی۔ اس موقع پر بہترین ماڈلز تیار کرنے والی طالبات کو انعامات سے بھی نوازا گیا۔ اسکول کی ننھی طالبات نے سائنسی ماڈلز تیار کر کے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ مستقبل میں اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے ہر پل کوشاں رہیں گی۔ کیمرامین تنویر حسین کے ساتھ فصیح اللہ، سرگودا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں انٹر تحصیل شو کنگ فو مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ چاروں تحصیلوں سے مختلف عمر کے بچوں نے کراٹوں کے جوہر دکھائے۔ رپورٹ کریں گے اطہر لاشاری۔ ڈرینگ اسٹیڈیم بہاولپور کی جانب سے انٹر تحصیل ووشو کنگ فو مقابلوں کا انعقاد ہوا۔ بہاولپور کی چاروں تحصیلوں سے مختلف عمر کے بچوں نے اپنے فن کے جوہر دکھائے۔ میرا نام محمد طاہر ہے، اس کے حوالے سے مجھے اس گیم میں بہت مزہ آتا ہے۔ میں فائٹ بھی کرتا ہوں اور تاولو بھی کرتا ہوں، ابھی تاولو پورا نہیں ہوا۔ سر یہ کافی جگہ کام آتا ہے، لائک ہماری مطلب جسم بھی سے صحیح رہتا ہے اور ہمیں لڑنا آتا ہے اور نہ اپنے ڈیفینس کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر جیسا آج کل کا ماحول چل رہا ہے اور بہت سارے ایسے کیسز آ رہے ہیں تو ان کے لیے ہمیں یہ اچھا ہے، ہمارے لیے اگر ہم یہ سیکھ لیں تو پھر مطلب اپنے ڈیفینس کے لیے۔ مقابلوں کی افتتاحی تقریب میں اسپورٹس جمنیزیم اور ڈرینگ اسٹیڈیم انتظامیہ نے شرکت کی۔ ووشو کنگ فو کلب کے سربراہ محمد اشرف کا کہنا تھا کہ ایسی سرگرمیوں سے معاشرے میں صحت مند افراد پیدا ہوتے ہیں۔ یہ انٹر تحصیل بہاولپور کمپٹیشن ہے ووشو کنگ فو کا، تو ظاہر ہے سپورٹس جو ہے اس کے اندر انسان جتنا سپورٹس کے اندر انوالو رہتا ہے تو بندہ ایکٹیو رہتا ہے اور اس کا دماغ تندرست رہتا ہے اور ایکٹیو رہتا ہے اور بیماریوں سے بھی بچتا ہے۔ مقابلوں میں بچوں کے ساتھ لڑکیوں نے بھی اپنی مہارت دکھا کر خوب داد سمیٹی۔ اس طرح کے کھیلوں کی سرگرمیاں نہ صرف صحت مند معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہیں بلکہ بچوں میں خود اعتمادی بھی پیدا کرتی ہیں۔ کیمرامین عارف چشتی کے ساتھ اطہر لاشاری، بہاولپور۔ خواتین کو سپورٹس میں پروموٹ کرنے کے لیے سپورٹس ڈپارٹمنٹ ڈیرہ غازی خان متحرک ہو گیا۔ پہلی بار ڈسٹرکٹ باسکٹ بال گرلز چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا۔ سپورٹس جمنیزیم میں کوٹچٹا اور ڈی جی خان گرلز ٹیم کے مابین میچ کھیلا گیا۔ آشر اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ میں پہلی مرتبہ ڈسٹرکٹ باسکٹ بال گرلز چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا۔ باسکٹ بال میچ تحصیل کوٹ چھٹا اور ڈیرہ غازی خان کی گرلز ٹیم کے مابین کرائے گئے ہیں۔ غازی خان میں یہ پہلا باسکٹ بال ڈسٹرکٹ چیمپئن شپ ہم کروا رہے ہیں، اس سے پہلے یہاں پر کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہوا، تو اس کے لیے میں بڑا تھینک فل ہوں کہ ہمیں پنجاب سپورٹس بورڈ نے، ہمارے ڈی جی صاحب نے یہ سپورٹس کا سامان جو ہے باسکٹ بال کو ہائیڈرالک بھجوایا ہے، تو اس کے لیے ہم بڑے تھینک فل ہیں۔ ڈویژنل سپورٹس آفیسر عطاء الرحمان کا کہنا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر خواتین کھلاڑیوں کو بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے، انہیں کھیلنے کے بہترین مواقع دیے جا رہے ہیں۔ یہ بہت اچھا گیم ہے اور ہم اس سے بہت ہی سیٹسفائیڈ ہیں، یہ ہمیں بہت اچھا لگا ہے، ہمیں اس سے بہت ہیپی ہیں۔ باسکٹ بال میچ کوٹ چھٹا ٹیم نے جیت لیا، کھلاڑی بھی پرجوش دکھائی دیے۔ ڈی جی خان سپورٹس جمنیزیم میں پہلی بار باسکٹ بال کا میچ کرایا گیا ہے اور ڈی جی خان کی جو گرلز کی ٹیم ہے اس نے بھرپور اس میں شرکت کی ہے۔ گرلز کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر اگر ان کو اس طرح کی فیسلٹیز ملتی رہیں تو وہ آگے جا کر اپنے پاکستان کا نام روشن کر سکتی ہیں۔ کیمرامین ریحان علی کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ گرم کھیس اور دریاں ہر گھر کی ضرورت ہیں، مگر زمانہ قدیم کی ثقافت کو زندہ رکھے ہوئے 73 سالہ تاج دین آج بھی دستی کھڈی پر ہاتھوں اور پاؤں کی مدد سے لکڑی
से बनी कदीमी खड्डी पर गर्म खेस तैयार कर रहा है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। हाथ की खड्डी पर तैयार की जाने वाली ये दरी और गर्म खेस सर्दी में आप में से हर शख्स इसका इस्तेमाल तो करता है, लेकिन आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि दरी और खेस की तैयारी में कितनी मुशक्कत और मेहनत दरकार होती है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि दरी और खेस हाथ की खड्डी पर कैसे तैयार की जाती है। मेरे साथ रहिएगा। इस मशीनी दौर में ज़माना कदीम की सकाफत को जिंदा रखे 73 साला जुलाहा ताजदीन है, जो ज़माना कदीम की लकड़ी से बनी खड्डी पर गुज़िश्ता 60 साल से गर्म खेस तैयार कर रहा है। ताजदीन 73 साल की उम्र में भी हाथ और पाँव की मदद से खड्डी को चलाकर धागों की एक एक तार पर नजर रखकर खेस की बुनाई करता है। ताजदीन का कहना है कि वो अपने आबाओ अजदाद की कदीमी सकाफत को जिंदा रखने के लिए दस्ती खड्डी पर खेस, दरियां और कपड़ा बुन रहा है। ये 14 साल ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੁxtਲਿਫ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਛਾਂਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ताजदीन के इस कदीमी खड्डी की सकाफत को जिंदा रखने के लिए इसका नवासा अपने नाना से इस खड्डी को चलाने की तरबियत हासिल कर रहा है और इसका कहना है कि वो दस्ती खड्डी पर खेस और दरियां तैयार करेगा। ये मेरे नाना अब्बू है, ये इस खड्डी पर खेस बनाते हैं और मैं इनके साथ होता हूँ। इसके बाद ये मुझे सिखाते हैं और मैं इनके साथ ये खेस बनने के लिए सीखता हूँ। शहरी कहते हैं कि दस्ती खड्डी पर तैयार की गई ऊन से खेस और दरियां जहां कदीमी सकाफत का एक रंग है, वहीं इसकी मजबूत बुनाई और खूबसूरती अपनी मिसाल आब है। ये दरी और खेस हाथ से बने हुए ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये हमारी सकाफत भी है और इस सकाफत की वजह से ये हम अपनी बेटियों और बहनों को जहेज में भी देते हैं। ताजदीन पहले मरहले में चरखा चलाकर ऊन को प्लास्टिक से बनी फिरकी, जिसे बावन कहते हैं, इस पर मुख्तलिफ रंगों की ऊन और धागा चढ़ाता है और फिर बावन को शटलों में लगाकर दस्ती खड्डी में लगा देता है। रंगों और डिजाइन के लिए एक एक धागे को दस्ती खड्डी पर खुद बांधता है। ताजदीन का कहना है कि ये बड़ा मेहनत तलब काम है। शहरियों का कहना है कि 73 साला ताजदीन हाथ वाली दस्ती खड्डी पर खेस और कपड़ा तैयार करके जहां सदियों पर मुहित सकाफत को जिंदा रखे हुए है, वहीं ताजदीन की बनी हाथ की खेस और दरियां वो अपनी बहनों और बेटियों को जहेज में भी तोहफतन देते हैं। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज, खानेवाल। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना।